हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम कल 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग एक पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का परीक्षा केवल 90 मिनट का होगा, इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन जीके मिलेंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलने वाले हैं। यानी 90 क्वेश्चन का पेपर होगा जो कि 90 मिनट का टाइम होगा। यानी हर एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास पूरे 1 मिनट का टाइम रहेगा और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आप सभी को 3 नंबर मिलेगा। पूरे 270 नंबर का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आप सभी से सीधे सीधे 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। लेकिन जो 1 नंबर आप सभी का कटेगा ये केवल जीके 25 क्वेश्चन में कटेगा और इंग्लिश 25 क्वेश्चन में कटेगा। जो आपका पहला सेक्शन रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होगा और मैथ का जो 20 क्वेश्चन होगा, इसमें 1 नंबर का भी माइनस मार्किंग नहीं है। यानी आप पहले सेक्शन में पूरे 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले सेक्शन में आप सभी को 45 मिनट मिलेगा और दूसरे सेक्शन 25 जीके 25 इंग्लिश, इसको भी हल करने के लिए आप सभी के पास 45 मिनट का समय रहने वाले हैं। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 90 क्वेश्चन 90 मिनट, तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। तभी तो आप सभी के पास एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-1 मिनट का टाइम रहता है। ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता कि एक क्वेश्चन हल करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन ऐसा होगा एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में। तो साथियों, आज की इस क्लास में जैसे आपके पेपर में रीजनिंग मैथ से 20-20 क्वेश्चन पूछे आते हैं और जीके इंग्लिश से 25-25 क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वैसे ही प्रश्नों का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले आज की इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन देख कर रहिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप अपने शिफ्ट में जाने से पहले एक नज़र में आज के इस पूरे 50 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो ये कथक से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? तो साथियों, कौन सी नदी अरब महासागर में जाकर गिरती है? तो वो ताप्ती नदी, जो कि अरब महासागर में गिरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। पारंपरिक लोक नृत्य ध नगरी गाजा का संबंध किस राज्य से है? पारंपरिक लोक नृत्य ध नगरी गाजा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, लेकिन किस जगह पर की गई थी, किस शहर में की गई थी? बॉम्बे शहर में की गई थी। जो पहला अधिवेशन भी हुआ था ना, ये बॉम्बे में 1885 में ही हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो साथियों, किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए
एसएससी के नए पैटर्न पे सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं। आप सभी को क्या पढ़ना है, देखिए जीके जीएस पूरा कंप्लीट पढ़ना है। जैसे कि जीके जीएस में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री में कमजोर है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जैसे आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा सा कमजोर है, हमें रिवीजन नहीं कर पाया है, तो इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। पॉलिटी के वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप पूरा पॉलिटी को पढ़ लीजिए। स्टैटिक के कम से कम हम आप सभी को 23 से 2400 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे भाई इसी पीडीएफ में। इंग्लिश पूरा आपको कंप्लीट हम दे रहे हैं विथ डिटेल सोल्यूशन। हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, सेम उसके नीचे डिटेल सोल्यूशन के साथ दिया रहेगा। करंट अफेयर पूरे एक साल के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग पूरा कंप्लीट आपको देंगे विथ डिटेल सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का, और ये भी आपका टॉपिक वाइज रहेगा। जो भी आपका टॉपिक कमजोर लग रहा है उसे आप तैयार कर लीजिए। मैथ से पूरा कंप्लीट हम आपको दे रहे हैं। और ये आपको मिलेगा कैसे, ये ऑफर चल रहा है 15 फरवरी तक, मात्र भाई 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको इस नंबर मैसेज करना है, ये सामने आपके मैसेज नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी को मैसेज करना है। आपको टीम आपसे बात करी, तुरंत आपको प्रोवाइड करी, ज़्यादा समय आपकी नहीं लेगी। प्लस इसके अलावा तो भाई आप सभी को हम पूरे 40 टेस्ट भी प्रोवाइड करें, जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहीं से आप सभी का सिलेक्शन तय होने वाला है। तो साथियों जैसे कि हम लोग एक क्लास में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपके पास तो ज़्यादा समय रहेगा तो आप इसे खोलकर तुरंत पढ़ सकते हैं, हमेशा रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन घूमता फिरता रहेगा और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे अपने शिफ्ट में। तो साथियों इस नंबर मैसेज करिए, ये अपने पास मंगाए पीडीएफ के रूप में, ठीक है। सभी को करना अनिवार्य भाई, सभी अपने पेपर से पहले इसको मंगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है, पूरे 5 वर्ष तक चलती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है, इनमें से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है, तो कॉफी आता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे, तो ये सातवाहन साम्राज्य के महानायक शासक थे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी जनवरी के महीने में किस डेट को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है, उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार इनमें से कौन सा है, बताएंगे आप सभी, तो धनु यात्रा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का है, उसके बाद एक लावड़ी महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा तो आंध्र प्रदेश का भाई, होला मोहल्ला कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। थिरुवनम कहाँ का है, तो ये केरल का है, जो थिरुवनम है ये केरल का है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है, जो धनु यात्रा है उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया, बताएंगे आप सभी, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन करके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसे शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे, तो ये हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध हुए थे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, चैत्यागिरी बिहार सांची मनाया जाने वाला ये किस समुदाय का पर्व है, चैत्यागिरी बिहार सांची मनाया जाने वाला किस धर्म का ये पर्व है, बताएंगे आप सभी, तो याद रखें ये बौद्ध पर्व है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है,
तो सुनील गावस्कर की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो साथियों, श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो मणिपुर राज्य पर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो साथियों, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो केरल राज्य मनाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को। सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है जो सोंगमो झील है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है इनमें से? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो पूरे 4 वर्षों के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किस डेट को मनाया जाता है? जनवरी के महीने में, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। भलेरी किस राज्य के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, बताइए। भलेरी किस राज्य के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? बताएंगे आप सभी। तो महाराष्ट्र के। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, यानी किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को। गंभीरा, धाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा, धाली और यात्रा किस राज्य की ये प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों, राजस्थान राज्य में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, अनुच्छेद 61। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किसकी तरह अभिनय करती हैं? छत्तीसगढ़ का जो सुआ लोक नृत्य है इसमें महिलाएं किसकी तरह अभिनय करती हैं? बताइए। तो इसमें तोते की तरह अभिनय करती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? बताएंगे आप सभी। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये भाग 12 से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किया था? सभी बताएंगे।
कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किया था। जैसे कि यंग इंडियन है, आपका इंडियन ओपिनियन है, स्वराज हिंद है और नवजीवन है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किया था? तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना किया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो साथियों, किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। तो अब यहां से हम लोग इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छी तरीके से अब याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आप सभी को पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? इंथ्रैल का। ये जो इंथ्रैल है इसका मतलब क्या होता है? लुभाना। इंथ्रैल का मतलब होता है लुभाना। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? तो इनचैंट हो जाएगा। इनचैंट का मतलब होता है मोहित करना, जैसे लुभाना यानी मोहित करना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इजेक्ट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकालना। ठीक है, और रिपल का मतलब होता है कि पीछे ढकेलना, हटाना। इनसाइट मतलब किसी को भड़काना, जैसे कि कोई भड़क जाता है, कोई भड़का देता है। भड़काना जो हम बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में इनसाइट होता है। तो इंथ्रैल का सिनोनिम्स इंचैंट होगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी सेंटेंस दिया है, इसमें कुछ खंड आपका ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी को आप सभी को बताना है। जैसे देखिए, ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 8, यानी ये सेंटेंस थोड़ा समझिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। भाई जहां ये लिखा आपका ही हैड बीन लिखा है, ही हैड बीन लिखा है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? ही हैड बीन होना चाहिए था। बीन कहां से आ गया भाई? ही हैड बीन के स्थान पर ही हैड बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में सिंस के प्रयोग से स्पष्ट है। जो सिंस है, ये जो सिंस है, इसके प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो यहां पे क्या होगा प्रयोग? ही हैड बीन का प्रयोग होगा, न कि ही हैड बीन का प्रयोग होगा। पूरे सेंटेंस को आप सभी को अच्छे से देखना है, परखना है। ओके, ध्यान रखिए आप लोग। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ही हैड बीन नहीं होगा, ही हैड बीन होगा। क्लियर? अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही मेट एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी ही मेट एलोंग अक्रॉस विथ, यानी ही मेट विथ एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर एगो। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। विथ का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा। मेट एक घटित होता है ना, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे ही मेट विथ। ही मेट विथ का मतलब होता है घटित होना। ठीक है, तो यहाँ पे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर होगा, ईयर्स एगो होगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आइसोलेट का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? सॉल्व करिए आप सभी अच्छे से, एकदम रिलैक्स होकर। जैसे कि आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग कर देना भाई, पृथक करना होता है, पृथक करना। ठीक, तो इसका समान शब्द क्या होगा? जैसे कि कंबाइन। कंबाइन मतलब संगठित होना या मिलना हम बोल देते हैं। आप सभी को पृथक करना, बिल्कुल रिलेट बताना, समानार्थी शब्द बताना होगा। डिटैच मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या हो जाएगा भाई? अलग करना। पृथक करना क्या होता है? अलग ही तो करना होता है, यानी आइसोलेट का सिनोनिम्स क्या होगा? डिटैच हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कनेक्ट मतलब जोड़ना, अटैच मतलब भी बांधना होता है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? बताएंगे आप सभी। जैसे मैसिव, टेम्परेचर, प्रीमियम, ग्लूमी। इसमें से भाई एक आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। देखिए मैसिव जो व्यापक होते हैं, व्यापक बहुत ही बेस्ट है, उससे हम मैसिव बोलते हैं। टेम्परेचर जो तापमान होता है उसका स्पेलिंग TEMPERATURE, टेम्परेचर। ठीक। प्रीमियम
प्रीमियम जो हम लाभ उठा लेते हैं भाई, जो हमें प्रीमियम मिलता है। ग्लूमी मतलब उदास, जो कोई उदास रहता है तो उसे हम ग्लूमी बोलते हैं। यानी इसमें भाई इनकरेक्टली आपका टेम्परेचर का स्पेलिंग था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चेरिश का विलोम शब्द बताइए। चेरिश का मतलब होता है पालना, चेरिश का मतलब होता है पालना या संजोना। क्या भाई? संजोना, पालना, जो अच्छी तरीके से रखता है, देखभाल करता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है। डिस्पर्स मतलब फैलाना होता है। डिस्टर्ब, किसी को हम डिस्टर्ब करते हैं यानी परेशान करते हैं। डिसरिगार्ड, ये डिसरिगार्ड हो सकता है क्योंकि तिरस्कार करना, जैसे पालना अच्छे से, तो उसका उल्टा क्या होगा? डिसरिगार्ड यानी तिरस्कार करना, डिसरिगार्ड हो जाएगा। चेरिश का एंटोनिम भाई डिसरिगार्ड होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भाई? हाइपोक्रीसी। हाइपोक्रीसी का मतलब होता है पाखंड, ठीक है। गैटी, खुशी प्रसन्नता, लेकिन उसका स्पेलिंग भाई क्या होता है? GAI पहले होता है, लेकिन इसमें देखिए GAE दिया है, GAIETY होता है। गैटी मतलब होता है खुशी प्रसन्नता, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, और रेलिवेंट मतलब प्रासंगिक होते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द वन वर्ड एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। यानी हस्ताक्षर के बाद एक पत्र के अंत में एक अतिरिक्त टिप्पणी, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि हस्ताक्षर के बाद एक पत्र के अंत में एक अतिरिक्त टिप्पणी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलेंगे उसके लिए? तो भाई पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी पश्च लेखन या अनुलेख बोलते हैं। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है। अटैचमेंट, जो कि हम लोग किसी चीज को बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं। सैल्यूटेशन, जो हम किसी को अभिवादन करते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भाई हस्ताक्षर के बाद एक पत्र के अंत में एक अतिरिक्त टिप्पणी आती है, जैसे कोई हम किसी चीज़ को साइन करवाने ले जाते हैं ऑफिस में, तो लास्ट में देखते होंगे एक टिप्पणी होती है, उनका एक और साइन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई विल टीच यू, यू प्रॉमिस टू। वर्ड यानी वर्क हार्ड होगा, वर्ड नहीं वर्क हार्ड होगा, यानी आई विल टीच यू, आई विल टीच यू इफ़ यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। मैं भाई पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मेहनत हार्डली करोगे, मेहनत खूब करोगे। ये तो एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सब्जेक्ट में सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इफ सब्जेक्ट आता है तो क्या हो जाएगा? आई विल टीच यू इफ़ यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेज, यानी एक आदमी जो कि दो लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे भाई? बाइलिंगुअल बोल देंगे भाई, द्विभाषी बोल देंगे। बाइलिटरल का मतलब क्या होता है? द्विपक्षीय होता है। बाइलिटरल मतलब याद रखिएगा द्विपक्षीय होता है, द्विपक्षीय होता है। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, तो ये होगा नहीं भाई। मोनोलिंगुअल जो केवल एकल भाषी होते हैं, जैसे हम लोग की केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नैब का बताइए विलोम शब्द क्या होगा? नैब मतलब होता है गिरफ्तार करना। नैब मतलब होता है दोस्त मेरे गिरफ्तार करना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सभी बताएंगे? तो इसका उल्टा तो फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। कैच मतलब पकड़ना तो होगा नहीं। ग्रैब मतलब होता है छीनना, हथियाना, पकड़ना, तो ये होगा नहीं। अरेस्ट गिरफ्तार, ये तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा नैब का, अरेस्ट। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लीन एंड मीन, इस मुहावरे का अर्थ जैसे कि कुशलतापूर्वक कार्य करना, तो क्या बोलेंगे? रेडी एंड एफिशिएंट। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो सेंटेंस दिया, इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी को आपको बताना है। जैसे डोंट यू थिंक दिस बैग इज टू बिग टू कैरीड, क्या हो जाएगा गलत? बताएंगे आप सभी इसमें से कौन सा गलत है भाई? क्या आपको नहीं लगता कि यह बैग ले जाने के लिए बहुत बड़ा है? क्या आपको नहीं लगता कि यह बैग ले जाने के लिए बहुत बड़ा है? तो दोस्त मेरे टू कैरीड की जगह ये जो आपका टू कैरीड है ना, ये जो आपका टू कैरीड है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसके स्थान पे केवल टू कैरी का प्रयोग होगा। किसका? टू कैरी का प्रयोग होगा। क्योंकि भाई इन्फिनिटिव जो नाउन है इसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू कैरीड की जगह केवल टू कैरी होना चाहिए। तो इस सवाल का कौन सा खंड गलत है? लास्ट वाला खंड है, टू कैरीड गलत है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कीप इन चेक, नियंत्रित करना। कीप इन चेक का मतलब कि किसी चीज को नियंत्रित करना, यानी टू कंट्रोल समथिंग। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। दोज हु ऑफ देयर रिचेस आर नॉट ट्रूली रिच, यानी जो लोग अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं वास्तव में वे गंभीर नहीं है। यानी इसमें क्या होगा भाई? दोज हु बोस्ट ऑफ देयर रिच आर नॉट ट्रूली रिच। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अनाउंस मतलब घोषणा करना होता है। क्लेम मतलब कि जो हम दावा करते हैं। बोस्ट का मतलब होता है हाँकना भाई। जो लोग अपनी संपत्ति का हाँकते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वे वास्तव में भाई अमीर नहीं होते हैं। वे वास्तव में अमीर नहीं होते भाई। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब बहाना करना। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरी तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। बताइए दोस्त मेरे, कल आप सभी का एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल रिलैक्स होकर देने जाइए। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। टेंशन आप सभी को नहीं लेना है भाई, हम आपके साथ हैं। आपने खूब मेहनत किया है भाई, आपका पेपर इसी तरह आने वाले हैं। ठीक है, तो आप चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।